हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो 23 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ उसके दोनों शिफ्टों का जीएस का एनालिसिस। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। फेज़ 1 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, फेज़ 2 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक दिन में 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम होते हैं। तो आज हम 23 जनवरी के दोनों शिफ्टों का जीएस का जो विश्लेषण है वो लेकर आए हैं। इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, और उससे संबंधित तथ्यों को भी इसमें ऐड किया है ताकि आने वाले दिनों में जिन भी दोस्तों का, भाइयों का एग्ज़ाम है वो इससे हेल्प ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय गीत से संबंधित। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको किस किताब से लिया गया है? तो इसको लिया गया आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग, इसको आनंद मठ से लिया गया है। इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। पहली बार इसको गाया था 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत सरकार द्वारा नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम की बात कर लेते हैं। नेशनल एंथम कौन है? हमारा जन गण मन है। ठीक है, इसको पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था 27 दिसंबर 1911 को। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर जी। ठीक है, ये 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के साथ छपा था। ठीक है, याद रखिएगा। टैगोर जी द्वारा इसका इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया 28 फरवरी 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। नेशनल करेंसी के बारे में जान लेते हैं। नेशनल करेंसी जो है वो है हमारी इंडियन रुपीज, ये उसका साइन है। भारत रुपये का जो सिंबल है वो देवनागरी लिपि के रै और लैटिन भाषा के आर से मिलकर बना है। इसका डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था दोस्तों आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार ने, और इसे भारत सरकार द्वारा 2010 में अपनाया गया। नेशनल एनिमल कौन है? सभी जानते हैं, बंगाली टाइगर। इसका जो नाम है वो है पैंथरा ट्रिगिस। ठीक है, पैंथरा ट्रिगिस। नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? वो है इंडियन एलिफेंट। अक्टूबर 2010 में इसको अपनाया गया था। देखिए, एक याद रखिए कि हाथियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 में, और इसी प्रकार बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल बर्ड कौन है हमारा? तो वो है पीकॉक। पावो क्रिस्टेटस इसका ये नाम है। ठीक है, जो साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। 1 फरवरी 1963 में इसको अपनाया गया था। नेशनल फ्लावर है हमारा इंडियन लोटस, जिसका नाम है नीलंबो न्यूसीफेरा। ये वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर है, याद रखिएगा। नेशनल फ्रूट कौन है हमारा? यह मैंगीफेरा इंडिका, याद रखिएगा। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ये स्वराज झंडे पर आधारित है। जो स्वराज झंडा बनाया गया था जिसको पिंगली वेंकैया ने क्या है डिजाइन किया था। भारत सरकार द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेशनल एंथम क्या है? सारनाथ में स्थित अशोक के शेरों की एक अनुकूलन को हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके नीचे एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ठीक है, देवनागरी लिपि में, जिसको कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप से कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये आयोजन होगा दोहा कतर में।
ठीक है, कुछ अन्य देख लेते हैं। 22वां ओलंपिक समर गेम जो है वो 2020 में होने थे, लेकिन अब 2021 में होंगे। कहाँ पर? जापान में। 19वें एशियन गेम 2022 में होंगे जांगजू चीन में। 20वें होंगे नागोया जापान में 26 में। 22वें कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। और 23वां मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप फीफा का वो 2021 में होगा इंडिया में, वुमेन्स का। एक क्वेश्चन पूछा गया था पद्मावत बुक से संबंधित, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कुछ अन्य बुकें जो आई हुई हैं उनके लेखक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, बुद्ध चरित्रम के हैं आशु घोष, कादम्बरी के बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, राजतरंगिणी के कलहन, अर्थशास्त्र के चाणक्य। देखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये इतिहास पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर, और इसमें मौर्यकालीन व्यवस्था का हमें पता चलता है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। सौभाग्य योजना क्या है? तो सौभाग्य योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका नाम था, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कुछ अन्य योजनाएं देख लीजिए। NHRM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 2005 में लॉन्च हुई। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में। मध्याह्न भोजन योजना जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना हुई 1 अप्रैल 1988 से शुरू, लेकिन बंद कर दी गई, पुनः 2014 में इसको शुरू किया गया। अन्नपूर्णा योजना को स्टार्ट किया गया 2000 में, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए। मिशन इंद्रधनुष क्या है? 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई है, टीकाकरण से संबंधित है। हृदय योजना क्या है? जो हमारे सांस्कृतिक विरासत स्थल है उनके संरक्षण के लिए 2015 में शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ये बेटियों से संबंधित है, उनके बीमे से संबंधित। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही एक हिस्सा है। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी, बीमा योजना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? यानी कोशिका का शक्ति गृह, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। ठीक है, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। देखिए कोशिका से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। कोशिका विज्ञान यानी कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। ठीक है, ये भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम को। आत्मघाती तैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि चंपारण बिहार में जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वहाँ पे उनको बुलाया किसने था? तो ये बुलाया था राजकुमार शुक्ल जी ने। ये शुक्ला नहीं है, शुक्ल है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 3 कठिया प्रथा के विरोध में ये हुआ था। 3 कठिया प्रथा विरोध क्या थी? कि आपको 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, इंडिगो की खेती। ठीक है, इसमें इस सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा ने। इसी सत्याग्रह में सबसे पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था गांधी जी के नाम से पहले, और वो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आए थे। उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आने के बाद इन्होंने चंपारण में 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में और खेड़ा में 1918 में आंदोलन किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन किया था वो उनका पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। गांधी जी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1893 में ये अफ्रीका गए।
यहाँ पे इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का भी संपादन किया। इनके साथ एक घटना हुई कि पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में इन्हें रेलगाड़ी से बाहर उतार दिया गया। 9 जनवरी 1915 को ये वापस आ गए 21 वर्षों के बाद। अभी बताया था उस दिन क्या मनाते हैं हम, प्रवासी भारतीय दिवस। आते ही इन्होंने सरकार का विश्वास जीतने के लिए जो द्वितीय युद्ध चल रहा था उस समय सरकार की सहायता की, ठीक है, युद्ध कार्यों में। इसलिए सरकार इनसे खुश होगी और उन्होंने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दे दी, केसरे हिंद की उपाधि। इन्होंने 1915 में आते ही अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जिसको 1917 में शिफ्ट कर दिया गया साबरमती नदी के किनारे, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था बलबन से कि बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये गुलाम वंश का एक शासक था। इसका कार्यकाल था 1266 से 1286, ठीक है। इसका वास्तविक नाम बाहुद्दीन था और ये बलबन जो था ये इल्तुतमिश का तुर्की दास था, ठीक है, का तुर्की दास था। इसने अपने लिए 2 उपाधि धारण की, नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले हिलाई यानी ईश्वर की छाया। इसने तुर्क चहलगामी जो 40 सरदारों का दल था, 40 जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश जिसने शासन किया था 1210 से 1236। इसने सिजदा यानी कदम को चूमना और नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध फारसी के कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का एक क्वेश्चन आया था कि गाड़ी की स्पीड को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है दोस्तों स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के द्वारा। आप सभी जानते हो बाइक में और गाड़ियों में एक इस प्रकार का मीटर होता है। अब तो डिजिटल आ गए हैं। ये यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं और ये एक सुई होती है, ठीक है। तो इसके द्वारा मापी जाती है तय की गई दूरी। और ये जो सुई होती है ये होता है स्पीडोमीटर। ये जो होता है ये होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है तय की गई दूरी और स्पीडोमीटर द्वारा मापी जाती है स्पीड, ठीक है। एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है वायु का वेग। हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। एक है हाइड्रोमीटर, दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापता है हाइड्रो। हाइड्रो शब्द होता है पानी से संबंधित, ठीक है, हाइड्रो। लैक्टोमीटर मापता है, देखिए हाइड्रोमीटर क्या द्रवों का घनत्व मापता है, लेकिन दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। एक होता है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापता है। बैरोमीटर इंपोर्टेंट, वायुमंडल का दाब मापता है। भूकंप को मापने के लिए यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ, और इस सिस्मोग्राफ में होता है एक रिएक्टर पैमाना, ठीक है, रिएक्टर पैमाना। पायरोमीटर होता है उच्च तापमापी, उच्च तापमान को मापने के लिए। मैनोमीटर होता है गैस का दाब मापने के लिए। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये है नर्मदा नदी, गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ परियोजनाएं मैं लेकर आया हूँ। भागड़ नांगल परियोजना कहाँ पर है? सतलज नदी पे। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये भारत का। व्यास परियोजना व्यास नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर, इंपोर्टेंट है, सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। काकरापारा और उकई ये दोनों हैं ताप्ती नदी पर, गुजरात में। इडुक्की परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट पेरियार नदी पर। टिहरी परियोजना है भागीरथी नदी पर। माता टीला परियोजना भागीरथी नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। राणा सागर जवाहर सागर इंपोर्टेंट है, चंबल नदी राजस्थान में। तुलबुल परियोजना और सलाल एवं दुलस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर,
ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है एयरपोर्ट से संबंधित, तो आज भी एक एयरपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है पटना, बिहार में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी भी आज पूछी गई थी एक एग्जाम इसी शिफ्ट में। दाम्बोली में एयरपोर्ट है गोवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुजरात, अहमदाबाद में। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, एमपी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्री गुरु रामदास जी INT जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है अमृतसर, पंजाब में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। जोली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में। इसको अमोसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन है? तो देखिए मैंने कुछ आपके लिए पेट्रोलियम उत्पादक जो प्रोड्यूसर कंट्री हैं उनकी लिस्ट दिखाई है इसमें। देखिए सबसे बड़ा है US, उसके बाद है सऊदी अरेबिया, रसिया, इराक, ईरान, चाइना, कनाडा, UAE, कुवैत और ब्राज़ील। ये टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री हैं। तो सेकंड जो है वो क्या होगा आपका? सेकंड होगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। आपका ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ये सभी कुछ। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। जो रिजर्व की बात करें अगर, तो रिजर्व के मामले में सबसे नंबर पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान और इराक। अगर हम बात करें दोस्तों एक्सपोर्टर की, तो एक्सपोर्टर के मामले में सबसे बड़ा है सऊदी अरेबिया और दूसरे नंबर पर है रसिया। ठीक है दोस्तों, रसिया है दूसरे नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल के एक्सपोर्टिंग से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इंपॉर्टेंट है, ओपेक की फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और उसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है भरूच, गुजरात में। कुछ अन्य तेल शोधक कारखाने, रिफाइनरी मैंने मेंशन की है जो इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है भटिंडा, पंजाब में। मनाली रिफाइनरी है चेन्नई में। बरौनी है बरौनी, बिहार में। नुमालीगढ़ है असम, डिगबोई में। जामनगर जो कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है जामनगर, गुजरात में। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलिंग एंड नेचुरल गैस इसको कंट्रोल करता है और वर्तमान में हमारे कौन है? मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1937 के कांग्रेस अधिवेशन से कि ये कहाँ पर हुआ था, ये कौन से गांव में हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर में। पहला ग्राम में होने वाला INC का ये अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं हम। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1885 में स्थापना हुई INC की। किसने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने, मुंबई में। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ। अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मात्र 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 1887 का मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 88 का हुआ इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1907 में हुआ सूरत में। इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष है ये दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस नरम दल और गरम दलों में टूट गया था। ठीक है, 1911 का हुआ कलकत्ता में। पंडित बिशन नारायण धर, यहाँ पे पहली बार जनगणमन गाया गया। 1916 का हुआ लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ, जिसे
लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ही गरम दल और नरम दल एक हो गए। 1917 का हुआ कलकत्ता में, श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1924 का हुआ बेलगाम में, महात्मा गांधी ने एकमात्र आईएनसी की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद 1925 का हुआ कानपुर में, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। CSIR की फुल फॉर्म पूछी थी, तो CSIR की फुल फॉर्म थी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ अली द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया था? ये फहराया गया था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और इस समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। अगले ही दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 9 अगस्त को, और आगा खां पैलेस में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं बिहार था। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? बिहार का। सबसे कम कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। देखिए, कुछ मैंने फैक्ट इसमें ऐड किए हैं, जैसे साक्षरता से संबंधित मैक्सिमम साक्षरता थी केरल की 94%, और दूसरे नंबर पे थी मिजोरम की। सबसे कम थी बिहार की, दूसरे नंबर पे थी अरुणाचल प्रदेश की। लिंगानुपात देख लीजिए, लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सर्वाधिक थी केरल की 1084, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। सबसे कम थी हरियाणा की, दूसरे नंबर पे थी 89 JNK की। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था अरुणाचल प्रदेश का, दूसरे नंबर पे मिजोरम, सबसे कम हरियाणा, दूसरे नंबर पे पंजाब। एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट मैंने ऐड किया है कि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा थी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे कम थी गोवा में। ये थी प्रतिशत के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश और सिक्किम। शहरी जनसंख्या का भी हमने देखा है, इसमें सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है गोवा में, सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। जनसंख्या के हिसाब से देखें, ये था परसेंटेज के हिसाब से, तो महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सिक्किम की सबसे कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि ये किस प्रकार का स्टोरेज है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। द्वितीयक प्रकार का स्टोरेज है। ठीक है, देखिए ये समझ लीजिए आप, कंप्यूटर जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना, हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक होते हैं सॉफ्टवेयर जो अंदर एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे काम में हमारी सहायता करते हैं। हार्डवेयर भी 3 प्रकार का होता है, इनपुट जिसके द्वारा हम सूचनाओं को कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, एंट्री करते हैं, आउटपुट जिसके द्वारा हम सूचनाओं को या जानकारी को उसमें से देखते हैं, और एक होता है स्टोरेज डिवाइस जिसके द्वारा हम जानकारी और सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख लीजिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, OCR रीडर, कार्ड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जहाँ से सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, GPS डिवाइस। स्टोरेज किस किस में करते हैं? हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव, USB स्टिक, CD ड्राइव, ये डबल हो गया, DVD ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ब्लू-रे ड्राइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, तो ये होती है 21 साल। अध्यक्ष बनने के लिए होती है 30 साल। ठीक है, देखिए नगर पालिकाओं से संबंधित एक संशोधन हुआ था 74 संविधान संशोधन। इस अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में, जिसमें नगर पालिका यानी जो भी शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके लिए 18 विषयों की सूची दी गई है। कुछ अन्य
पोस्टों से संबंधित हम न्यूनतम उम्र देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 साल एज होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य होने के लिए 25 साल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है और लोकसभा का भी। तो लोकसभा का होता है 25 साल, तो प्रधानमंत्री के लिए 25 ईयर हो जाएगी हमारी एज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के लिए होते 35 साल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होती है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से और पूछा गया था कि रेलवे क्रॉसिंग की समस्या को कम करने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये की गई थी दोस्तों सेतु भारत परियोजना। बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई बार पशु बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग होता है उसके यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग ना लगा करके उसके नीचे से क्या बनाने की परियोजना है, उसके नीचे जो है सेतु बनाने की, उसके ऊपर सेतु या उसके नीचे से एक जो क्रॉसिंग होता है वो निकालने का योजना है ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। मेरे और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो को सर्च कीजिए और उससे आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ यानी ज्ञान डिपो तैयारी जीत के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग और जोश के साथ, कुछ नए डाटा के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।